जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में, जहां हम आपको रोज़ नई नई जानकारियां समझाते हैं। दोस्तों, आज मैं फिर आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन और महत्वपूर्ण वीडियो ला रहा हूं, जिसमें हम जानेंगे। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से ये सिद्ध किया गया। हमने ग्रिफिथ का प्रयोग पढ़ा, हमने एवेरी, मैकलाइड, मैककार्टी का प्रयोग पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे हर्शी व चेज का प्रयोग, जिसमें हम जानेंगे ग्रिफिथ के प्रयोग में हमने कैसे जाना कि आनुवांशिक पदार्थ का कार्य डीएनए करता है। एवेरी, मैकलाइड, मैककार्टी के प्रयोग में हमने जाना कि आनुवांशिक पदार्थ किस प्रकार से उन्होंने सिद्ध किया कि आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है। लेकिन उन दोनों से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण यह वीडियो है, क्योंकि आप हर साल का 10 ईयर उठा के देखेंगे, क्वेश्चन उठा के देखेंगे कक्षा 12th का, तो आपको हर्शी व चेज का नियम पारगमन का प्रयोग जरूर पूछेगा, क्योंकि यह एक ऐसा नियम है जो सर्वमान्य है, या यूँ कहें सभी वैज्ञानिकों ने इसी नियम के आधार पर यह माना कि आनुवांशिक पदार्थ डीएनए ही है। क्योंकि डीएनए से पहले ये माना जाता था कि आनुवांशिक पदार्थ डीएनए नहीं बल्कि आरएनए है। उसी के सार में हम ये वाला चैप्टर, 6वें चैप्टर का पार्ट 3, या यूँ कहें कि हर्शी व चेज का नियम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलते हैं वीडियो में। देखिए क्या कहता है हर्शी व चेज का प्रयोग। देखिए, इसे बोला जाता है हर्शी व चेज का पारगमन का प्रयोग, यानी कि इसमें इन्होंने कैसे सिद्ध किया कि आनुवांशिक पदार्थ आरएनए नहीं बल्कि डीएनए है। तो देखिए दोस्तों, डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ होता है, क्वेश्चन मार्क, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि आनुवांशिक पदार्थ डीएनए ही है, सिद्ध कीजिए। या ये पूछेगा हर्शी व चेज का पारगमन का सिद्धांत क्या है, प्रयोग करके बताइए। तो देखिए, बहुत आसान भाषा में मैं आपको समझाने वाला हूं, अंत तक जुड़े रहें। देखिए, हर्शी व चेज, हर्शी का पूरा नाम था एल्फ्रेड डी हर्शी। क्या नाम था? एल्फ्रेड डी हर्शी। व चेज का पूरा नाम था मार्था चेज, जिन्होंने एक प्रयोग किया 1952 में, 1952 में, और उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि आनुवांशिक पदार्थ डीएनए ही है। तो देखिए क्या कहता है, उन्होंने अपना प्रयोग बैक्टीरियोफेज पे किया। बैक्टीरियोफेज हालांकि एक प्रकार का वायरस होता है जो बैक्टीरिया का भक्षण करता है, ये जरूर याद रखेंगे। बैक्टीरियोफेज क्या होता है? एक प्रकार का वायरस होता है। जिस प्रकार से आपने कुछ खबरें ये सुनी थी कि चाइना ने एक ऐसा मच्छर बनाया है जो कि केवल नर मच्छर का ही भक्षण कर रहा था, मतलब मच्छर का ही शिकार कर रहा था। उसी प्रकार से बैक्टीरियोफेज होता है, या एक प्रकार का वायरस है जो केवल बैक्टीरिया का भक्षण करता है। इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ा? बैक्टीरियोफेज पड़ा। दोस्तों, वायरस के बारे में हम जानते हैं कि ना तो वायरस के पास अपना डीएनए होता है, ना उसके पास कोई कोशिका होती है। इसीलिए शायद वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी बोला जाता है। अगर कभी पूछा जाए कि वायरस को सजीव निर्जीव के बीच की कड़ी क्यों बोला जाता है, हालांकि इसका वीडियो मैंने आपको बना के अपलोड भी कर दिया है, आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं। तो वायरस को सजीव निर्जीव के बीच की कड़ी क्यों कहा जाता है, मैं आपको हल्का सा बता देता हूं। क्योंकि ना इसके पास अपना डीएनए पाया जाता है, ना इसके पास अपनी कोशिका होती है। जैसे ही ये किसी सजीव शरीर में या सजीव कोशिका में इंटर करता है, उस सबसे पहले उसके केंद्रक को अपने आगोश में ले लेता है, यानी कि सबसे पहले वो डीएनए को क्या करता है? अपना बना लेता है। और आपको मालूम है किसी भी कोशिका का मस्तिष्क केंद्रक ही होता है। अगर आप केंद्रक पे हावी हो जाते हैं तो कोशिका के अंदर होने वाली सभी गतिविधियां, सभी उपापचयी क्रियाएं किसके नियंत्रण में होती हैं? तो केंद्रक में वायरस का जो है
लक्षण पहुंच जाता है वो उसके अंदर केंद्र के अंदर किसका लक्षण हो गया, वायरस का। वो डीएनए किसका हो गया, वायरस का। वो कोशिका किसकी हो गई, वायरस का। इसी के सार में हम ये पढ़ेंगे ये प्रयोग। तो अल्फ्रेड डी हर्शे व मार्था चेज ने 1952 में एक प्रयोग करके ये सिद्ध कर दिया कि आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। उन्होंने किया क्या कि एक बैक्टीरियोफेज लिया। हालांकि आप जानते हैं बैक्टीरियोफेज क्या होता है, वायरस होता है। और अभी मैंने आपको बताया कि वायरस के पास ना अपना डीएनए होता है ना। तो क्या होता है, देखिए क्या कहता है ये वीडियो, इस वीडियो में हम समझेंगे क्या कहता है ये प्रयोग। देखिए बैक्टीरियोफेज और उन्होंने लिया इस्चेरिया कोलाई। आप एनसीईआरटी की बुक में देखेंगे लिखा होगा ई कोलाई। तो जी जो होता है ई कोलाई उसका पूरा नाम होता है इस्चेरिया कोलाई। इस्चेरिया कोलाई उन्होंने क्या किया कि बैक्टीरियोफेज और ई कोलाई को, मतलब इस बैक्टीरियोफेज को ई कोलाई बैक्टीरिया से क्रॉस करवाया, संक्रमण कराया, जनन करवाया। तो होता क्या है, मैंने आपको बताया कि जैसा कि इसके पास अपना खुद की कोशिका नहीं होती, तो ये क्या होता है कि जब इस बैक्टीरियोफेज को ई कोलाई के संक्रमण में, मतलब इसके संपर्क में लाया जाता है, बैक्टीरियोफेज को ई कोलाई के संपर्क में लाया जाता है, तो इसका डीएनए धीरे धीरे जब ये संक्रमित होता है, मैंने आपको बताया कि जब ये ई कोलाई, मैंने बताया था कि बैक्टीरियोफेज केवल किसको खाता है भाई, बैक्टीरिया को संक्रमित करता है। तो जब ये इसके संपर्क में कौन आता है भाई, ई कोलाई आता है, तो ये इसे धीरे धीरे संक्रमित करने लगता है और इसके डीएनए में किसका डीएनए मिल जाता है भाई, इसका बैक्टीरियोफेज का डीएनए। ये जो नीला वाला है ये बैक्टीरियोफेज का डीएनए, जो पीला वाला है ये ई कोलाई का है। तो क्या होता है, ये इसमें क्या होने लगता है, मिलने लगता है। प्रयोग के आधार पे समझते हैं होता क्या है, कैसे कैसे क्या करते हैं। देखिए याद रखेंगे बैक्टीरियोफेज के बारे में, ये बैक्टीरिया का भक्षण करता है, किसके संपर्क में आता है, ई कोलाई के। यहाँ तक समझ में आ गया तो आगे प्रयोग समझ में आ जाएगा आपको। क्या करते हैं हर्शे चेज, आपको मालूम होना चाहिए कि डीएनए में फास्फोरस पाया जाता है, सल्फर नहीं। ये जरूर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखेंगे कि डीएनए में फास्फोरस पाया जाता है, सल्फर नहीं। आपको मालूम है ये चीजें कि हमें समझना क्या है भाई कि आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है। पहले प्रोटीन को आनुवांशिक पदार्थ माना जाता था जब ये प्रयोग नहीं हुआ था। हालांकि ग्रिफिथ और एवेरी मैकलेड मैककार्टी ने प्रयोग करके बताया था कि आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है, लेकिन सर्वमान्य नहीं था, उसमें भी मतभेद था। लेकिन जैसे ही मार्था चेज और अल्फ्रेड डी हर्शे का ये प्रयोग आया, सभी ने मान लिया कि आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है। लेकिन आपको ये जहन में कहीं ना कहीं रखना होगा बाबू कि आनुवांशिक पदार्थ जो डीएनए होता है उसमें फास्फोरस होता है, सल्फर नहीं होता। और प्रोटीन जो होती है उसमें सल्फर तो होता है लेकिन फास्फोरस नहीं होता। ये वर्ड अगर आप नहीं याद रखते हैं, ये पॉइंट अगर आप नहीं याद रखते हैं, तो आपको ये प्रयोग कतई नहीं समझ में आने वाला है। तो समझिए बात को। तो हर्शे व चेज को ये मालूम था कि डीएनए में फास्फोरस पाया जाता है, सल्फर नहीं होता, जबकि प्रोटीन में क्या होता है, सल्फर होता है, फास्फोरस नहीं होता। अब उन्होंने क्या किया कि दो बैक्टीरियोफेज लिया या दो फ्लास्क में उन्होंने क्या किया, फास्फोरस 32 और सल्फर 35। हालांकि 35 नहीं होता, ये 32 ही होता है। ये समस्थानिक है, समस्थानिक संभारिक का मैं वीडियो जल्दी ही अपलोड करने वाला हूं। ये सल्फर उन्होंने क्या किया, आपको मालूम है कि उन्होंने डीएनए लिया और प्रोटीन लिया, और डीएनए के अंदर आपको मालूम है फास्फोरस होता है, सल्फर नहीं होता। प्रोटीन के अंदर फास्फोरस होता है, सॉरी फास्फोरस नहीं होता लेकिन सल्फर होता है। तो उन्होंने क्या किया कि एक बैक्टीरियोफेज को एक फ्लास्क में फास्फोरस 32 के साथ रख दिया और सल्फर 35 को बैक्टीरियोफेज के साथ रख दिया। तो जो नया बैक्टीरियोफेज बना वह बैक्टीरियोफेज, देखिए भाई, जब बैक्टीरियोफेज को फास्फोरस 32 से जनन करवाया, रिप्रोडक्शन करवाया, मिलाया इन दोनों को, तो जो बैक्टीरियोफेज बना उसमें फास्फोरस 32 था। लेकिन जो सल्फर वाला था, हालांकि सल्फर किसमें पाया जाता है, किसमें, प्रोटीन में पाया जाता है। तो जो नया बैक्टीरियोफेज था उसमें सल्फर 35 तो था, लेकिन किस रूप में था, प्रोटीन के रूप में था। अभी यहां सिद्ध नहीं हुआ कि आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है। यहां तक समझ में आ गई बात है। अब देखिए फिर हर्शे व चेज ने क्या किया कि
उन्होंने 2 बैक्टीरियोफेज लिया, जिसको मैंने फर्स्ट और सेकंड करके बनाया है। उन्होंने 2 बैक्टीरियोफेज लिया, जिसमें पहले बैक्टीरियोफेज में फर्स्ट वाले में डीएनए कितना, आपको मालूम है डीएनए में फास्फोरस होता है। डीएनए लिया जिसमें फास्फोरस 32 था और प्रोटीन कितना था, देखिए कितना है 32 था, सामान्य वाला, इसमें कोई दिक्कत है, प्रोटीन से कुछ लेना देना नहीं, लेकिन याद रखेंगे पहले बैक्टीरियोफेज में P32 मतलब फास्फोरस 32 लिया और प्रोटीन वाले में सल्फर 32 लिया, और दूसरे बैक्टीरियोफेज में उन्होंने क्या लिया, डीएनए सामान्य, डीएनए एकदम सामान्य वाला था, और प्रोटीन कैसा था, जिसमें सल्फर कैसा है 35। ये 35 का मतलब क्या है भाई, समस्थानिक। आपको मालूम होना चाहिए कि कितना होता है, 32 होता है, लेकिन यहाँ कितना लिया, 35 लिया। अब क्या हुआ कि उन्होंने 2 बैक्टीरियोफेज, पहला बैक्टीरियोफेज में जो था फास्फोरस 32 लिया और दूसरे बैक्टीरियोफेज में क्या प्रवेश करा दिया, सल्फर 35। ठीक है, अब क्या किया उन्होंने, इन दोनों बैक्टीरियोफेज को किसके संपर्क में लाया, ई कोलाई के संपर्क में लाया। हमें क्या सिद्ध करना है कि आनुवांशिक पदार्थ क्या है, डीएनए है। तो देखिए उन्होंने बैक्टीरियोफेज, पहले बैक्टीरियोफेज में जिसमें फास्फोरस 32 था और दूसरा बैक्टीरियोफेज जिसमें प्रोटीन, जिसमें सल्फर तो था लेकिन किस रूप में था, प्रोटीन के रूप में था, सल्फर 35 था। तो उस बैक्टीरियोफेज को, दोनों बैक्टीरियोफेज को उन्होंने क्या किया, बारी बारी से ई कोलाई के संपर्क में लाया। तो जब यह बैक्टीरियोफेज, पहला वाला हम कर रहे हैं, फर्स्ट वाले का समझिए फिर सेकेंड समझिए। जब बैक्टीरियोफेज क्या हुआ, ई कोलाई के संपर्क में आया, तो इसका जो ई कोलाई का जो डीएनए था वो बैक्टीरियोफेज के डीएनए को अपना डीएनए समझकर, अब मैंने आपको बताया है कि आपके शरीर में किसी अंग का निर्माण किसकी वजह से होता है, डीएनए की वजह से होता है। जब मैंने आपको मेंडली विकार बताया था या आनुवांशिक रोग पढ़ाया था, तो मैंने आपको एक रोग के बारे में बताया था जो है रंजकहीनता। आपने देखा था उस व्यक्ति की भौं में, मतलब सब चीज सफेद, ना त्वचा का रंग सब पूरा सफेद हो गया था, मतलब त्वचा को रंग प्रदान नहीं होता, क्योंकि अगर डीएनए ये सूचना दे देता है, देखिए भाई डीएनए क्या बनाता है, डीएनए बनाता है एमआरएनए। डीएनए क्या बनाता है, एमआरएनए, और एमआरएनए क्या बनाता है, प्रोटीन। आपको मालूम है प्रोटीन किसी भी अंग के टूट फूट या निर्माण में कौन सहायक होता है, प्रोटीन होता है। तो यहाँ क्या होगा कि जब ये बैक्टीरियोफेज किसके संपर्क में आएगा, ई कोलाई के संपर्क में आएगा, तो जो ई कोलाई का जो डीएनए है वो इस डीएनए को अपना डीएनए समझ के किसका निर्माण करेगा, बैक्टीरियोफेज का निर्माण। उसे तो लगता है वो ई कोलाई का निर्माण कर रहा है, लेकिन इसमें सूचना किसकी है, लक्षण किसके हैं, बैक्टीरियोफेज के हैं। तो किस बैक्टीरियोफेज का निर्माण होने लगा भाई, इस वाले बैक्टीरियोफेज, इसका डीएनए मिलने लगता है, मतलब जो सूचना डीएनए देगा उसी का निर्माण होगा ना भाई। तो अब किसका, इसके बाद जो फर्स्ट वाला ई कोलाई था, इसमें जब देखा गया कि जो इससे बैक्टीरियोफेज बना, मतलब जब बैक्टीरियोफेज को ई कोलाई से संक्रमण कराया, तो ई कोलाई का जो गुणसूत्र था वो क्या होने लगा, वो बैक्टीरियोफेज के गुणसूत्र को अपना गुणसूत्र समझ के बैक्टीरियोफेज का निर्माण करने लगा। तो इसके बाद जो फिर दूसरा समझ लेते हैं थोड़ा सा, तब आगे बढ़ते हैं। फिर जब दूसरे वाला सल्फर वाला प्रोटीन था, जो जिस प्रोटीन में सल्फर था उसका क्रॉस, मतलब सल्फर, वह बैक्टीरियोफेज जिसमें सल्फर 35 था लेकिन किस रूप में था, प्रोटीन के रूप में, उसका संक्रमण करवाया किससे, ई कोलाई से। तो क्या हुआ, वही वाला प्रोसेस सेम हुआ कि यहां भी ई कोलाई का जो डीएनए था वो बैक्टीरियोफेज के डीएनए को अपना समझ के बैक्टीरियोफेज का निर्माण करने लगा। तो हर्शे व चेज ने क्या निष्कर्ष निकाला, कैसे सिद्ध किया कि आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है, अब समझते हैं। तो जब यह बैक्टीरियोफेज ई कोलाई के संपर्क में आया तो यहाँ किसका निर्माण हुआ भाई, बैक्टीरियोफेज का निर्माण हुआ। इस बैक्टीरियोफेज का बहुत सारे बैक्टीरियोफेज यहाँ भी बने, लेकिन हुआ क्या कि जब निष्कर्ष निकाला गया तो फर्स्ट ई कोलाई में, मतलब इसमें जो इसके बाद जो बैक्टीरियोफेज बना था उसमें फास्फोरस पाया गया, लेकिन जो दूसरा वाला बैक्टीरियोफेज था इसमें, क्योंकि इसमें क्या था,
सल्फर था 35, लेकिन किसके साथ था? प्रोटीन के रूप में। तो जो इसके बाद जो बैक्टीरियोफेज बना उसमें सल्फर 35 लगभग ना के बराबर था, या यूं कहे नहीं था। लेकिन अगर तो यहां हर्षेवाचेज ने यह सिद्ध किया कि आनुवांशिक पदार्थ का कार्य कौन करता है? डीएनए करता है। और डीएनए में क्या पाया जाता है? फास्फोरस। तो जिसमें फास्फोरस पाया गया वो क्या है? डीएनए। तो अगर डीएनए आनुवांशिक पदार्थ का कार्य नहीं करता तो फर्स्ट वाला जो बैक्टीरिया, इसके बाद इस बैक्टीरियोफेज और इकोलाई के मिलने से जो बैक्टीरियोफेज बना, यहां मैं बना देता हूं, चलिए आपके लिए बना ही देता हूं भाई। मान लेते हैं ये बैक्टीरियोफेज बना, तो इसके अंदर जो क्या था? इसके अंदर जो सल्फर, जिसके अंदर जो फास्फोरस था, तो इसका मतलब इसके पूर्वज के पास सल्फर था, है ना। इस बैक्टीरियोफेज में क्या था? फास्फोरस था। तो इसके अंदर जो नई संतान बनी इसमें फास्फोरस आ गया। इसका मतलब अनुमान जिसमें फास्फोरस है वो क्या है? डीएनए। तो इसका जो डीएनए था, इसके बाद जो संतान आई उसमें भी डीएनए था, फास्फोरस था। लेकिन यहाँ पे जो दूसरा वाला बैक्टीरियोफेज जो कि ई कोलाई से संक्रमण किया, तो इसके बाद जो बैक्टीरियोफेज बना उसमें सल्फर 35 नहीं था। इस प्रकार से हर्षेवाचेज ने सिद्ध किया कि आनुवांशिक पदार्थ डीएनए ही है। अगर भाई आनुवांशिक पदार्थ डीएनए नहीं होता, मान लेते मेरे भाई, तो यहाँ फास्फोरस अगले बैक्टीरियोफेज में कैसे आया? तो इस प्रकार से सिद्ध होता है कि आनुवांशिक पदार्थ का कार्य कौन करता है? डीएनए करता है। और डीएनए में फास्फोरस पाया जाता है, प्रोटीन में सल्फर पाया जाता है। प्रोटीन में फास्फोरस नहीं होता और डीएनए में सल्फर नहीं होता। ये पॉइंट जरूर याद रखेंगे। ये था आपका हर्षेवाचेज का प्रयोग। मैं उम्मीद करता हूं आपको आसान भाषा में समझा पाया। वीडियो पूरा देखें, लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि लगभग हर एग्जाम में हर बार ये कक्षा 12 के लिए पूछा जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।